हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। आप देख रहे हो 7th क्लास की सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम पढ़ेंगे हमारी बदलती पृथ्वी। हमने पहले 2 चैप्टर कर लिए हैं। अगर आपको वो भी देखने हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट खोलकर देख सकते हो। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। स्थलमंडल अनेक प्लेटों से में विभाजित है। जो हमारा स्थलमंडल है जिस पे हम रह रहे हैं, वो उसमें बहुत सारी प्लेटें हैं, जिसे स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। जिस पे हम रह रहे हैं उस स्थलमंडल की बहुत सारी प्लेटें हैं, बहुत सारी प्लेटों से वो बना है। वो प्लेटें धीरे धीरे घूमती रहती हैं और वर्ष में केवल कुछ किलोमीटर के लगभग ये घूम जाती हैं। ठीक है। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। ये प्लेटें क्यों घूमती हैं? क्योंकि मैग्मा पृथ्वी में पिघला हुआ है और उसकी वजह से वो घूमता है, उसकी वजह से ये प्लेटें घूमती हैं। अब पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वर्तीय रूप में घूमता है। आपको पता है मैग्मा इस तरह से है। हमने पढ़ा था ना, जो क्रोड होता है, क्रोड की जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है? 3500 किलोमीटर। ठीक है। तो उसमें इतना सारा मैग्मा है, उसमें इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर होता है, मतलब ज़्यादा तापमान होता है और ज़्यादा दाब होता है वहाँ पे, जिसकी वजह से ये घूमती हैं प्लेटें। अब ये वृत्तीय रूप समझ में आ गया आपको, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। एक ये क्रियाकलाप दिया, ये ज़रूर देखिए। देखो, आपने क्या करना है, एक छोटी सी कलर्ड बॉल लेनी है। ठीक है। उस बॉल को क्या करना है, एक बीकर में डालना है। कैसे बीकर में? जब वो बीकर 1/3 पानी से भरा हो। अब उस बीकर को एक स्टैंड पे रख के नीचे से उसमें मतलब गर्मी देनी, हीट देनी है, बर्नर जला के कैसे भी। तो जैसे ही वो ठंडा पानी बीकर का गर्म होना शुरू हो जाता है, तो ठंडे पानी के साथ ही वो बॉल क्या है, उड़ती है। फिर ऐसे ही वो हीट को हम बंद कर देते हैं तो वो बॉल क्या है, नीचे बैठ जाती है। समझ में आ रहा है कि मतलब नीचे से हीट देने की वजह से जब वो उस पानी में का टेम्परेचर में बदलाव होता है तो वो बॉल ऊपर जाती है, नीचे बैठ जाती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार कार्य करता है, गति करता है। अब क्लियर हो गया किस तरह से वो मैग्मा काम करता है। प्लेटों की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। अब प्लेटों की जो गति होती है ना, जो उनकी चाल होती है, पृथ्वी की सतह पर भी परिवर्तन होता है। मतलब पृथ्वी की एक जो सतह है वो प्लेटों से बनी हुई होती है। ठीक है, बनी हुई है बल्कि। तो जैसे ही वो प्लेट खिसकती हैं तो पृथ्वी की सतह पर भी तो फर्क पड़ेगा ना, तो इसलिए वहाँ परिवर्तन होता है। अब पृथ्वी की गति उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर, कौन से बल? जो प्लेटों के बीच में लगते हैं, जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। क्लियर हो गया। जो बल पृथ्वी के अंदर भाग में घटित होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अंतर्जनित बल, एंडोजेनिक फोर्स। ठीक है, एंडोजेनिक फोर्स होते हैं। एक एक्सोजेनिक, जो बाहरी जनिक बोल, बाहिरजनिक बल जो होता है वो पृथ्वी को की बाहर की सतह से उत्पन्न होते हैं। मतलब एक पृथ्वी की सतह के अंदर होने वाले अंतर्जनित और पृथ्वी की बाहरी सतह पर जो बल पैदा होता है उसे बहिर्जनिक बल कहते हैं। ठीक है। थोड़ा सा हिंदी में गड़बड़ हो जाता है, आप एडजस्ट कर लेना, समझ लेना कि एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी धीमी गति। जो अंदर वाले बल होते हैं ना, पृथ्वी के अंदर से जो बल होते हैं, कभी तो वो इतना तेज हो जाते हैं और कभी धीरे धीरे ही होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। अब जैसे जो तेज होते हैं ना, जो बल बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, उसकी वजह से भूकंप और ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की गति पर अत्यधिक हानि होती है। अब जो इतना तेज हुआ है जिसकी वजह से भूकंप ही आ गया, तो ऑब्वियस है कि वहाँ पर नुकसान तो होगा ही। ठीक है। अब करते हैं जो स्थलमंडलीय प्लेट क्या है। देखो, भूपर्पटी में अनेक बड़ी और छोटी, कठोर, असमान आकार की प्लेटें हैं। ठीक है। असमान आकार की क्यों? क्योंकि नेचर ने बनाई है ये। अगर इंसान बनाता तो उनको एक ही शेप में रखता है ना, इस तरह से जैसे हम घर में ईंटें लगाते हैं। ये नेचर ने बनाई है, तो कोई छोटी बड़ी कोई कुछ भी हो सकती है। कुदरत को किसी असमानता से फ़र्क नहीं पड़ता है ना। इंसान को ही फ़र्क पड़ता है कि सब गोरे होने चाहिए, सब मेरी फैमिली में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, अपना अपना सब सोचते हैं और एक सीक्वेंस में, एक सुंदरता को ध्यान में रखते हैं। अब जिन पर महाद्वीप एवं सागर की सतह टिकी है, अब इन प्लेटों पे क्या क्या होता है? कहीं पे महासागर है, कहीं पे महाद्वीप है। ठीक है। पृथ्वी की गतियां देख लो, अंतर्जनित और बहिर्जनित बल।
मतलब जो अंदर वाले फोर्स हैं वो और बाहर वाले फोर्स हैं उनको किस तरह से देखा है यहाँ पे। देखो, अंतर्जनित आकस्मिक भी हो सकते हैं और पटल विरूपण बल भी हो सकते हैं। जो अचानक से बल आता है ना, बहुत तेज आता है, उसकी वजह से भूकंप आ जाते हैं, ज्वालामुखी आ जाते हैं, भूसंकलन आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो इसके लिए मैं फिर से आपको क्लियर कर दूँ। जो अंदर की तरफ बल लगते हैं पृथ्वी में, जो मैग्मा की वजह से लगते हैं, लावा की वजह से लगते हैं, उसमें दो तरह के बल होते हैं, आकस्मिक और पटल विरूपण बल। ठीक है, अब जो अचानक से बल आता है उसमें भूकंप भी आ सकता है, ज्वालामुखी भी और भूसंकलन भी, मतलब पृथ्वी ऐसे हिल सकती है थोड़ी सी। अब पटल विरूपण बल जो होता है उसमें पर्वत निर्माणकारी बल होता है, उसमें पर्वत बन जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं भूसंकलन किसकी वजह से होता है। ऑप्शन में देंगे आकस्मिक बल, पटल विरूपण बल, अपर्दन और निक्षेपण बल, या कोई और बल लिख देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों जो विनाशकारी है ना, ये आकस्मिक बल की वजह से होते हैं। क्लियर हो गया। ये सारे बल हम धीरे धीरे फिर से पढ़ेंगे आगे चैप्टर में डिटेल में। अपर्दन और निक्षेपण जो होता है उस नदी और बहता जल इसमें आता है, पवन इसमें आती है ना, और समुद्री तरंग इसमें आती हैं, हिमनद इसमें आता है। हम सारे बलों को धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब देखो, ज्वालामुखी क्या होता है। भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलने लगते हैं। हमने ये पहले भी पढ़ा था जब हमने जो शेल पढ़ी थी ना कि किस तरह से शेल बनती है, उसमें पढ़ा था कि किस तरह से लावा बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये लावा बाहर निकल गया, यहाँ से पिघल के नीचे से आया, जहाँ जहाँ इसको रास्ता मिला, जहाँ से सुविधा लगी वहीं से ये निकल गया। जैसे गैसें और राख निकल गई। कई बार आप गूगल सर्च करके देखना, बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो भी मिलेंगी कि किस तरह से मैग्मा बाहर निकलता है, किस तरह से वो शेप लेता है। फिर क्रेटर बन रहा है यहाँ पे, इसको निकास कहते हैं, वेंट कहते हैं। ठीक है, परपटी और मेंटल। परपटी ऊपर वाली जो परत होती है वो सबसे पतली, जो 1% बनाती है, यही पढ़ा था ना हमने। और मेंटल क्या करती है, 84% बनाती है। और बाकी जो क्रोड था वो कितना बनाता है, वो 15%। तो सारा मिला के 100% हो गया ये। तो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, लेकिन आप बार बार रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएंगी। फिर शब्द उत्पत्ति ज़रूर देखा करो, मतलब हम छोड़ देते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है, लेकिन ये ज़रूरी है इसलिए तो दिया हुआ है। अब एंडो का मतलब है अंतः और एक्सो का मतलब बाह्य होता है। अंदर एंडो और एक्सो मतलब बाहरी। जेनिक का मतलब होता है पैदा होना, उत्पत्ति होना। एंडोजेनिक मतलब अंदर से इसके पैदा होती है ये चीज़, कोई भी, जैसे बल की बात यहाँ पे की। एक्सोजेनिक मतलब बाहर से इसकी उत्पत्ति हुई है। क्लियर हो गया। अब आपको फिर से एक क्रियाकलाप दिया गया है। एक बर्तन ले, उसे जल से भरकर ढक दें, ढक्कन से बंद कर दें तथा गर्म जल करने के लिए रख दें, जल को गर्म करने के लिए रख दें। अब कुछ मिनट चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दें। देखो, हमने क्या किया है कि एक बर्तन में पानी लिया, उसको गर्म किया, उसको ढक्कन से ढक दिया। अब उसके ऊपर क्या रख दिया, मोती और चम्मच रख दिया ताकि आपको आवाज़ आ जाए। आप क्या देखते हो, जैसे ही जल में उबाल आता है ढक्कन भी हिलने लगता है। ठीक है, जैसे ही पानी उबलेगा तो ढक्कन भी हिलेगा, क्योंकि नीचे से भाप का प्रेशर बन रहा है। जो वस्तु आपने ढक्कन पे रखी थी ना, वो कंपन की वजह से क्या होता है, उछलने लगती हैं, उनमें कंपन होने लगता है। इसी तरह से हमारी जो अर्थ है ना, पृथ्वी, उसमें भी कंपन होता है जब बल लगता है। तो क्या होता है, दाने नीचे जाते हैं, मतलब चम्मच कंपन की ध्वनि उत्पन्न पैदा करता है। इसी तरह से भूकंप आते हैं तो पृथ्वी में कंपन पैदा होने लगता है। क्लियर हो गई। ये आपको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। ऐसा बड़े उस पर ना करें कि कोई बड़ा ही पतीला रख दो और उस पर कुछ ऐसी चीज़ें रख दो कोई नुकसान हो जाए, लेकिन आप सोच सकते हो कि किस तरह से गर्म होने के बाद ढक्कन जो है वो हिलते हैं। इस प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों की गति पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। मतलब जो प्लेटें होती हैं वो हिलेंगी तो पृथ्वी भी कंपन महसूस करेंगे ना। हम लोग ऊपर बैठे हैं, हम तो उसकी सतह के। कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। अब जो ये कंपन पैदा होता है ना, ये पृथ्वी के चारों तरफ होता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। ये कैसा कंपन है, ये भूकंप है। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। देखो, भूपर्पटी है एक, ठीक है। भूपर्पटी मतलब जो ऊपर वाली पतली सतह है, जहां पर कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। समझ गए, मतलब जहां से भूकंप आया है उसका बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा। फिर उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। मतलब
उसके अधिकार में, समझ लो कि उसके मतलब उसके अंदर हो गया, उसके काबू में हो गया वो, तो अधि कहते हैं ना। फिर क्या है, जो उसके निकट का स्थान है उसको अधिकेंद्र कहते हैं, और अधिकेंद्र से कंपन बाहर की तरंगों के रूप में गमन करता है। अब इस डायग्राम से आप समझोगे कि किस तरह से ये काम करता है। फिर अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है, और अधिकेंद्र से जैसे ही दूर बढ़ते हैं तो फिर उसकी भूकंप की जो तीव्रता है वो कम होती जाती है। देखो, ये एक ऐसा स्थान है पृथ्वी के अंदर जहां ये उद्गम, ठीक है, उद्गम केंद्र मतलब यहाँ से भूकंप शुरू हुआ है, ये पॉइंट है जिसने ये सारा हिला के रख दिया। वह स्थान जहाँ भूकंप पैदा होता है भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। ठीक है, अब ये जिसके इसके ऊपर वाला सेंटर है, जो बिल्कुल पृथ्वी पे जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पर अगर ये भूकंप का असर जाएगा तो उसे अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, अब ये अधिकेंद्र जैसे जैसे दूर तक फैलेगा, क्योंकि यहाँ की पृथ्वी हिलेगी, फिर और पास वाली हिलेगी, और पास वाली, जितनी इसमें ताकत होगी वो उतना जोर से हिलाएगा। तो इसके पास वाले एरिया में सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, जिसे मैं अभी पिंक कर रही हूँ। आप ध्यान में रखना कि ये जैसे ही दूर जाएगा, अब इस वाले एरिया पे तो इसके कंपैरिजन में कम होगा ना नुकसान। अब भूकंपी तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं, क्लियर हो गया, फैलती हैं वो। भूकंपीय तरंगे जो होती हैं 3 तरह की होती हैं, PSL तरंगे। ठीक है, P तरंगे, S तरंगे और L तरंगे। लेकिन आपको कैसे याद करना है ये, अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे और पृष्ठीय तरंगे। कौन सी तरंगे, अनुदैर्घ्य, फिर अनुप्रस्थ, फिर पृष्ठीय तरंगे। इन तरंगों के गुणधर्म विशेष कोश से ज्ञात करने का प्रयास करें, मतलब आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप इसके कमेंट में जाके लिखें कि हमें ये पता है, P तरंगे ये होती हैं, S तरंगे ये होती है, L तरंगे ये होती हैं। अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को शेयर करो ताकि आपके दिमाग में भी वो सेट हो जाए कि ये क्या चीज़ थी। ठीक है, उसके बाद आता है, यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है। आपने कभी सुना है किसी ने कहा हो कि भूकंप आने वाला है? भविष्यवाणी तो संभव है ही नहीं, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों, पहले से तैयार का मतलब क्या है कि हमें पता हो कि भूकंप कैसे आएगा, कैसे बचा जा सकता है, तो इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं हम। ठीक है, जो नुकसान होने वाला हो सकता है उसको कम कर सकते हैं। अब कैसे कैसे करेंगे, कैसे क्या फायदा होगा, ये समझते हैं। देखो, स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं। कैसे? जैसे बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं कि जानवरों के व्यवहार से पता चल जाता है, जानवर अलग अलग तरीके की आवाज़ें निकालते हैं, तो जानवरों का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन होना चाहिए। तालाबों में मछलियों की उत्तेजना, वो भी जो मछलियां होती हैं तालाबों में वो उत्तेजित हो जाती हैं। फिर सांपों का धरातल पे आना, सांप जो होते हैं ये जानवर क्या है एक्चुअल में, ये सच में पहचानते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, जब कई बार ये एक चीज़ मैं बताती हूँ आपको, लोग मतलब जो हमारे कम्युनिटी है किसी की भी, उसमें कहते हैं कि कुत्ते का रोना या फिर किसी मतलब स्पेशल तरह से आवाज़ों का आना, मोर का इस तरह से बोलना, ये चीज़ें बताती हैं कि कुछ अशुभ होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है। तो ये गलत नहीं है, क्योंकि उन जानवरों को पता होता है, उनकी सुनने की या समझने की या उनकी महसूस करने की पावर इतनी होती है, इसलिए वो जैसे सांप बाहर आ जाते हैं। कुत्ता और जो मोर है वो अलग अलग तरीके की आवाज़ें निकालते हैं। अब जैसे ये गुजरात में भूकंप का विनाश का एक फोटो दिखाया गया है कि कितना तेज भूकंप था, है ना। अब भुज में भूकंप के झटके थे। ठीक है, भुज में क्या हुआ था, 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल में 6.9 तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। मतलब रिक्टर स्केल पे जो 6 से ऊपर की जो मापी जाती है ना वैल्यू, वो बहुत ज़्यादा नुकसान वाला होता है। ठीक है, स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्र और 31 शिक्षकों की मौत की आशंका। मतलब ये उस भूकंप वाले उसके टाइम की ये न्यूज़ यहाँ पे डाली हुई है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, क्या आप जानते हैं कि भूकंप का मापन यंत्र से किया जाता है? कौन सा यंत्र है वो? जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप लेखी याद रखना है आपने, भूकंप लेखी। और भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। एक भूकंप लेखी है जिसे हम भूकंप को ही नापते हैं। फिर कितनी उसकी तीव्रता थी, ये करने के लिए रिक्टर स्केल का यूज़ होता है। अब जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा सबसे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। मतलब सबसे कम वाला भूकंप कौन सा है? जिसकी तीव्रता 2.0 हो, तो इसका प्रभाव ना के बराबर होता है। ठीक है, और जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। नुकसानदायक नहीं होता ज़्यादा, लेकिन
अगर भूकंप आया है और आप उसके आसपास खड़े हो किसी चीज़ के पास और वो आपके ऊपर गिर गई तो हानि हो सकती है ना। तो इसलिए कहते हैं कि 5 वाला जो भूकंप है किसी चीज़ के गिरने से हानि पहुंचा सकता है। ठीक है, 6 अथवा इससे अधिक होती है अगर तीव्रता तो बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7 और इससे भी अधिक होती है तो वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली समझा जाता है। मतलब इससे बहुत ही हद से नुकसान हो सकता है। ठीक है, ये भूकंप लेख ही इस तरह का होता है, आप इसको देख लें, समझ लें। इसके बाद आता है क्रियाकलाप। भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों के मुख्य समाचारों के ये है कि आपको भूकंप से जो जुड़ी हुई घटनाएं होती है ना उनके बारे में आपको अध्ययन करना है, पढ़ना है। तो बहुत सारी मिल जाएंगी, अगर ऐसे नहीं है तो आप गूगल सर्च करें, मॉडर्न बच्चे हैं, आपके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, है ना। फिर कल्पना करें कि यदि स्कूल समय के बीच में अचानक भूकंप आ जाए तो आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेंगे। ठीक है, तो हमेशा मतलब सावधान रहने के लिए सोचना तो पड़ेगा ही। वैसे तो बहुत गलत बात है, हम क्यों सोचे भूकंप आएगा, लेकिन बेवकूफ़ी करने में क्या है, अपना सोच लो और समझ लो कि क्या किया जा सकता है, डिस्कस करो अपने टीचर के साथ। फिर आता है कि भूकंप से बचाव की तैयारी। देखो, भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें ये पता होना चाहिए कि क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, कोई सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोनों में अपनी जगह ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें थोड़ी सी अच्छे से मजबूत से बनाई होती हैं तो वहाँ पे बचने की संभावना होती है। फिर दूर किस किस चीज़ से रहें, जहाँ पे आग लगने वाली जगह होती है, जैसे चिमनी के आसपास, टूट सकने वाली खिड़कियाँ और दर्पण और तस्वीर फ्रेम के जो कोई भारी फोटो फ्रेम लगा रखा हो उसके पास से मतलब दूर हट जाना है जल्दी से। फिर कोई चिमनी है या कोई बिजली का कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो आग पकड़ सकता है तो उनसे दूर हो जाओ जल्दी से। फिर पहले से तैयार रहें, ये बहुत ज़रूरी है। अपने दोस्तों और पारिवारिक सदस्यों के बीच में जागरूकता फैलाएं और आपदा का सामना विश्वास से करें। घबराना नहीं है कि हाय अब क्या करें, ये हो गया, नहीं, आप ही हौसला छोड़ देंगे तो फिर बाकी का सबका क्या होगा। बहादुर बच्चे हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद है मुख्य स्थलाकृतियाँ। ये मुख्य स्थलाकृतियाँ क्या है, देखो, अपक्षय और अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा भूमि, दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अपक्षय और अपर्दन, भूमि का कटना और इस तरह से टूटना, ये 2 चीज़ें होती हैं जो हम जमीन देख रहे हैं वो कम होती रहती है इनसे। पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। ठीक है, जो शेल्स टूटती है ना उनकी वजह से अपक्षय होता है। और भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। अब भूमि कटाव जो किसकी वजह से हो जाए, या तो पानी की वजह से या हवा की वजह से या बर्फ की वजह से, तो इसको क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। अब आपको पता चल गया अपक्षय और अपर्दन में क्या फर्क है। शैलों के टूटने से अपक्षय होता है, ठीक है, बाकी पानी से, बर्फ से, हवा से ये सारा अपर्दन होता है। क्लियर हो गया दोबारा से। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। वायु, जल आदि, देखो ये जो भी चीज़ें टूटती हैं जैसे हवा, मिट्टी के कण हैं, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। अब आपको इस तरह से समझना है जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, पानी आया और यहाँ पे क्या हुआ, जमीन का कटाव शुरू हो गया, पानी इस तरह से जा रहा है। अब ये पानी दूसरी जगह बहता 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 अपने साथ मिट्टी को यहाँ पर ले गया, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो गड्ढा बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, भूमि कटाव इतना ज़्यादा हो रहा है और किसी दूसरी जगह पे वो मतलब वहाँ पे कुछ बड़ा सा टीला बन जाएगा। तो इस तरह से जो स्थलाकृतियाँ मतलब स्थल की आकृति बदलती रहती है, बन जाती हैं अलग अलग तरह की। फिर है नदी के कार्य। नदी के कार्य क्या है, नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। ठीक है, जो हम जमीन देख सकते हैं उसका अपर्दन होता है, उसका कटाव होता है। जब नदी किसी बड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या बड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जल प्रपात बनाती है। ठीक है, समझ रहे हो, जिस तरह से ये दिखाया गया है कि अगर यहाँ पर कठोर शेल्स हैं, ठीक है, फिर भी अगर ये गिरती है तो वहाँ पे क्या बनता है, जल प्रपात बनता है। इसके पहले हम ये कॉलम ज़रूर पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं कि विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। समझ रहे हो, सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है, दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला के का एंजल जलप्रपात कहाँ है, दक्षिण अमेरिका जलप्रपात।
याद रखने की है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं ये जो अलग से बॉक्स दिए गए हैं। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर नियाग्रा जलप्रपात है। ठीक है, ये 2 और जलप्रपात बनाए हैं और अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। तो ये इतने सारे नाम हैं, आप इनको याद करेंगे। अगर आपको याद हो गए हैं तो मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको याद हो गए हैं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और जैसे ही आप वीडियो देखना शुरू करते हैं ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगता होगा क्योंकि इससे ज़्यादा मैं स्पीड बढ़ा नहीं पाती क्योंकि समझाने में टाइम लगता है, तो आप वीडियो की स्पीड को तेज़ करके देखें। ठीक है, उसके बाद आता है कि जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमेशा मैं जब से पढ़ रही थी तब से मैंने देखा है कि इसके ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, चाहे आपके एग्ज़ाम हो, चाहे आपके कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे क्लास के एग्ज़ाम हो। मेरा मतलब ये है, देखो जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। ठीक है, जब खाली जगह पड़ी है तो आप पानी डाल के देखना एक ग्लास से, तो वो ऐसे ऐसे ज़रूर जाएगा कहीं कहीं से। नदी के इन बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। जो इस तरह से बड़ा मोड़ आ जाता है ना, उसकी उस जगह को क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। सांप के जैसे बन गया, याद कर लेना, है ना, ट्रिक भी हो गई आपकी। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन और निक्षेपण शुरू हो जाता है। अब क्या होता है, यहाँ पे लगातार अपर्दन और निक्षेपण शुरू हो गया। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। अब जो ये लूप था ना, अब इसका विसर्प है ई, इस विसर्प का ये लूप है, तो ये पास आते जाएंगे। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलग से एक मतलब पानी रह गया, है ना। जैसे ही आप पानी डालोगे, चाहे आप फर्श पे डाल के देख लेना, अगर आप इस तरह से एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, तो क्या होगा कि कोई पानी की बूंद ज़रूर ऐसे रह जाएगी। जब आपके एक गिलास से इस तरह से पानी की बूंद अलग अलग रह जा सकती हैं, तो नदी से भी तो रह सकती है ना। अब क्या होता है, विसर्प लहर के लूप के सिरे निकट आ जाते हैं। तो इस तरह से देखो यहाँ पे भी दिखाया गया है कि वो सिरे निकट आ गए और इसके साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं। अब जो ये विसर्प लूप है ये नदी से अलग हो गए। फिर क्या हो जाता है, इसके साथ ही विसर्प लूप कट जाते हैं और झील बन जाती है। देखा किस तरह से झील बनती है, जिसे चाप झील कहते हैं। तो ये एक चाप झील बन गई। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, जो जगह होती है उससे भी बाहर बहने लगती है नदी। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। अब ज़रूरी नहीं है ना कि जैसे आप चाहते हो कि हे भगवान यहाँ से नदी निकले, ज़रूरी नहीं है यहाँ से निकलेगी। हो सकता है कि वो आपके तरफ मुड़ जाए, आपके इलाके में घुस जाए, तो इस तरह से बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ठीक है, तो वहाँ पे और अलग अलग तरह की मिट्टी जमा होगी। जैसे पानी सूखेगा तो आपको पता चलेगा आया है कैसी मिट्टी आ गई हमारे पास, रेती जैसी, रेतीली। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। अब समझ आया अवसाद क्या होता है? एक और तरीके से आपको समझ आया, पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था अवसाद सेल क्या होती हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, ये अवसाद क्या होता है, बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इससे क्या होता है, बाढ़ का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है और नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। ठीक है, समुद्र तक पहुँचते पहुँचते ये कम हो जाएगी और फिर इसका जो जोश था वो भी कम हो जाएगा। लेकिन आपका पढ़ने में जोश कम नहीं होना चाहिए। फिर क्या आता है, आओ कुछ करके सीखें। विश्व में कुछ नदियों के नाम ढूंढें जो डेल्टा का निर्माण करती हैं। चलिए, आपके लिए होमवर्क भी हो गया कि डेल्टा का निर्माण कैसे होता है। ये बताओ कौन सी नदियाँ करती हैं। इसको पढ़ने से पहले ये देखो, ये मुख्य नदी है, उसके बाद वितरिका बनती है। इस तरह से बहुत ज़्यादा नदियाँ, एक नदी से समुद्र तक आने में देखो उसी नदी के कितने हिस्से हो गए, है ना। इसको वितरिका कहते हैं, वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए गए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह को डेल्टा का निर्माण होता है। पता चल गया, मेन नदी है ये, एक मुख्य नदी है, उसके बाद बहुत सारी नदियाँ हो गई। यहाँ पर मुहाने बनते हैं और मुहानों पे अवसाद जो होते हैं उनका संग्रह हो जाता है, वो इकट्ठे हो जाते हैं, उनको डेल्टा कहते हैं। क्लियर हो गई? बहुत इंटरेस्टिंग है या नहीं लग रहा है, ज़रूर बताना मुझे। देखो अब क्या है, पत्थर जो है ना, जो नदियाँ होती हैं, समुद्र होते हैं, उसमें पानी से क्या होता है, इस तरह से वो समुद्री तरंग की लहरों की वजह से टूटते जाते हैं और ये तटीय मेहराब और समुद्री गुफा इसको पढ़ते हैं। देखो समुद्री तरंग के कार्य क्या होते हैं। समुद्री तरंग के अपर्दन और निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। ठीक है, कैसी स्थलाकृतियाँ बनती हैं? समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती रहती हैं, जिसके
जिससे दरार विकसित हो जाती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती है, जिसको समुद्री गुफा कहते हैं। देख लिया आपने डायग्राम में भी, ये समुद्री गुफा है। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है। इतने बड़े हो जाते हैं कि सिर्फ छत ही बचती है, नीचे कुछ नहीं रहता। ठीक है, जिसे तटीय मेहराब बनते हैं। उसको क्या कहते हैं? तटीय मेहराब कहते हैं। मेहराब आपने और भी कुछ पढ़ा होगा ईवीएस में, कि जो कश्मीर की खिड़कियों में कुछ ऐसा होता है, उसे मेहराब कहते हैं, है ना। तो ये भी याद रखना। लगातार अपर्दन छत को तोड़ देता है, केवल दीवारें बचती हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि बार बार अपरदन होता रहता है, तो उसकी दीवारें बच जाती हैं। ऐसी दीवार वाली जो आकृतियां बचती हैं उन्हें स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग अर्धवर्ताकार उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। ठीक है, समुद्र के ऊपर जो अर्धवर्ताकार उठे हुए ऊंचे शैलीय तट जो होते हैं उनको समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। इतना क्लियर हो गया आपके लिए। उसके बाद आता है हिमनद के कार्य। हिमनद क्या होता है? देखो, हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ, जो बर्फ वाले एरिया से जो नदियाँ निकलती हैं ना, उसे हिमनद कहते हैं। हिम से बर्फ, नद से नदी। क्लियर हो गया। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती है। जो भी उसके नीचे पड़ा होगा, पत्थर होंगे, कुछ भी शैल होंगे, उनको अपर्दित करती रहती है और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती है। फिर उसका भूमि का कटाव भी होता है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती है। अब हिमनद से क्या होता है? गहरे गर्त बनते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है। पर्वतीय क्षेत्र जितने भी होते हैं ना, वहाँ पे बर्फ पिघलती है और उनमें गर्तों में जल भर जाता है, जो गर्त बनते हैं। ठीक है, और वे सुंदर झील बन जाते हैं। फिर उन गर्तों से झील बनेगी। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल या रेत या तलछट मिट्टी निक्षेपित होते रहते हैं। हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। समझ गए? ये हिमनद हिमोड़ का निर्माण कैसे होता है। फिर एक बार पवन के कार्य भी पढ़ लेते हैं कि क्या करती है जब हवा चलती है बहुत तेज। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्रित करने का प्रयास करो। ये तो आपकी एक्टिविटी हो गई। देखो, रेगिस्तान में पवन, अपरदन और निक्षेपण का प्रमुख कारण है। कहीं से वो मिट्टी काटते हैं और कहीं पे वो ले जाके छोड़ देते हैं, इकट्ठा करते हैं। फिर रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं, छत्रक के आकार के। ठीक है, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। पवन शैल के जो ऊपर के भाग होते हैं ना, उसके बजाय नीचे वाले शैल को आसानी से काटती है। ऐसा इसलिए ऐसी शैल के आकार संकीर्ण और शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। जब पवन का बहाव रुक जाता है तो जब हवा चलनी बंद हो जाती है तो रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है, जिसे बालू टिब्बा कहते हैं। ठीक है, जो डायग्राम में दिखाया भी गया है। जब बालू कण महीन और हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो लोएस कहते हैं। ये सारी टर्म बहुत ज़रूरी हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेपण पाए गए हैं। चीन में बहुत ज़्यादा विशाल निक्षेपण मिलते हैं। ठीक है, तो ये देख लो, ये इस तरह के बालू टिब्बे हैं। हो सकता है आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन एक बार सुनोगे, 2 बार सुनोगे तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे। अगले चैप्टर में फिर से मिलते हैं। टिल देन बाय। लाइक करना ना भूलें।